हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है बायोजियोकेमिकल साइकिल, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर 3 की सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोजियोकेमिकल साइकिल का मतलब क्या है। तो अगर हम इस शब्द का एक एक शब्द के बारे में पढ़ें तो बायो का मतलब है लिविंग थिंग्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जैविक चीज़ें। तो बायो का मतलब हुआ जैविक वस्तुएं, जिसमें प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल भी उसके अंदर शामिल होते हैं। दूसरा है जियो। जियो का मतलब भू, जमीन, जिसमें हम रॉक्स यानी चट्टानों को शामिल करते हैं, सॉइल, मिट्टी, पानी, हवा, जो कि ज़मीन से जुड़े हुए रहते हैं। केमिकल यानी कि रसायन, और रसायन में मिनरल्स या फिर न्यूट्रिएंट जो कि पोषक तत्व होते हैं वो मिनरल्स होते हैं। और अगला है साइकिल। साइकिल यानी पाथ। तो इन चारों शब्दों को जोड़कर बनाया जाए तो ये कहलाएगा बायोजियोकेमिकल साइकिल, यानी कि लिविंग जो भी जैविक चीज़ों का रॉक से, वाटर से जोड़कर, मिनरल्स का एक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होना, एक दूसरे से अंतर संबंध करना, जो कि साइकिल के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो वह साइकिल बायोजियोकेमिकल साइकिल बनता है। अब है फंडामेंटल ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल, यानी कि जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के क्या मेन महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या होती है। तो सबसे पहला है ऑल मैटर साइकिल इट इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो भी जितने भी साइकिल्स होते हैं, मैटर्स के तत्वों के जितने भी साइकिल्स हैं, वो ना तो उन साइकिल्स में ना तो उनको बनाया जा सकता है, ना ही उनको ख़त्म किया जा सकता है। Second, as the earth is essentially a closed system with respect to matter, we can say that all matter on earth cycle। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो एक इसेंशियल, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, और जो अर्थ है एक क्लोज सिस्टम यानी बंद सिस्टम की तरह कार्य करता है। सभी मैटर्स के लिए, सभी तत्वों के लिए जो पृथ्वी है उसमें सारे सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक क्लोज सिस्टम में है। तो हम कह सकते हैं कि सारे के सारे मैटर है वो अर्थ साइकिल से भी जुड़े हुए हैं, भू साइकिल से भी जुड़े हुए हैं। थर्ड, बायोजियोकेमिकल साइकिल इट मीन्स द मूवमेंट ऑफ मैटर थ्रू ए सिस्टम। जितने भी मैटर्स है, तत्व है, मिनरल्स है, जो भी चीज़ें हैं पर्यावरण में, उन सब का मूवमेंट होना यानी चलना है, एक लेवल से दूसरे लेवल पर उनका ट्रांसफ़र होना साइक्लिक फॉर्म में, एक पूरे सिस्टम में एक चक्रीय रूप में चीज़ों का आदान प्रदान होना ही बायोजियोकेमिकल साइकिल का ही एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अब हम पढ़ते हैं बायोजियोकेमिकल में मैटर्स क्या होते हैं, यानी तत्व क्या होते हैं, जिसे हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल्स में जैसे कि पानी H2O। सो द मूवमेंट ऑफ मैटर, फॉर एग्जाम्पल कार्बन, between these part of the system is practically speaking a biogeochemical cycle। जैसे कि हम कार्बन साइकिल को ले सकते हैं एग्जांपल में। तो कार्बन साइकिल में कार्बन होता है और ऑक्सीजन, दो मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों का आपस में साइक्लिक फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इनमें दोनों तत्वों का समावेश है। साइक्लिंग एलिमेंट जैसे कि दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो यानी कि वृहद एलिमेंट, और दूसरा होता है माइक्रो। तो पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट, इट रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, यानी कि जो ये हमें बहुत अधिक ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कुछ और भी है, जैसे कि पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम। तो ये तो थे मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब है माइक्रो यानी सूक्ष्म तत्व।
जो कि हमें कम अमाउंट में इनकी ज़रूरत होती है, बट वो ज़रूरी, जिनकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत आवश्यक तत्व होते हैं। जैसे कि बोरोन, जो कि ग्रीन प्लांट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। कॉपर, जो कि एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए मेन मेन ज़रूरी चीज़ होता है। मोलिब्डेनम, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो मोलिब्डेनम की हेल्प से नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। तो यानी जो पूरा जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है, उनमें न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है। अब अगर हम देखें बायोजियोकेमिकल में सारे जितने भी एरिया हैं वातावरण में, उसमें एटमॉस्फेयर भी शामिल होता है। एटमॉस्फेयर शामिल होता है। उस वातावरण में 4 प्रकार की लेयर होती है: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल, मेसो यानी कि मध्यस्फीयर और थर्मोस्फियर यानी कि उच्च तापमान मंडल। तो 4 प्रकार की लेयर इसमें एटमॉस्फेयर में होती है। सेकंड है लिथोस्फेयर, यानी कि लिथो यानी स्थलीय मंडल, जिसमें चट्टानें, रॉक्स, इसमें सब शामिल होती है। थर्ड है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो यानी कि पानी। तो पानी से जुड़ी हुई जो भी वातावरण के चीज़ें शामिल है, जैसे कि झील, नदियाँ, समुद्र, ये सब इनको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और इन तीनों को जोड़कर बनता है इकोस्फीयर, यानी कि हाइड्रोस्फीयर को जोड़ देते हैं, एटमॉस्फेयर को जोड़ दो, लिथोस्फीयर को जोड़ दो, और इन सब में कनेक्टेड है लाइफ। इन तीनों वातावरण में कनेक्टेड है, तीनों वातावरण में लाइफ जरूर जुड़ती है। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के बनता है इकोस्फीयर। अब है साइकिल इन इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है या बायोजियोकेमिकल साइकिल है, इसमें 2 प्रकार के साइकिल पाए जाते हैं। पहला है गैसियस साइकिल और दूसरा है सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस यानी जो गैसीय पदार्थ है उनके बीच में साइकिल, और सेडिमेंट्री यानी कि जो अवसादी पदार्थ होते हैं उनका साइकिल। तो गैसियस साइकिल में हम मेनली कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, और सेडिमेंट्री साइकिल में फॉस्फोरस, सल्फर साइकिल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला है वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल को हम देखें तो वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, यानी इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का समावेश है। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनका अलग अलग साइकिल नहीं होता है, बल्कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो ऑक्सीजन जो साइकिल होता है वो कार्बन के साथ भी जुड़ा रहता है और हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ा रहता है, इसलिए ऑक्सीजन का अकेले से साइकिल नहीं होता है, ये इन दोनों के साथ समावेश करके रहता है। तो कुछ शब्द हैं वाटर साइकिल से रिलेटेड, जैसे कि इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण बनने की प्रक्रिया, जिसमें वाटर चेंज लिक्विड टू गैस, यानी कि जो वाटर की अवस्था है तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलना इवेपोरेशन कहलाता है। ट्रांसपिरेशन, जिसमें वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द लीव्स इनटू द एटमॉस्फेयर, जिसमें वाटर पेड़ पौधों की पत्तियों पे में से पानी का भाप में से निकलकर वातावरण में जाना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। कंडेंसेशन यानी संघनन, इसमें वाटर वेपर्स टर्न्स इनटू द लिक्विड वाटर फॉर्मिंग क्लाउड्स, यानी कि जो वाटर वेपर्स है वो क्लाउड्स फॉर्मेशन करते हैं, बादल बनाने की प्रक्रिया करते हैं। प्रेसिपिटेशन, इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स बिकम लार्ज इनफ टू फॉल इन अर्थ, यानी कि जो वाटर की ड्रॉपलेट्स है वो इतनी सारी मात्रा में इकट्ठी हो जाए कि वो वापस बूंदों के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाए। जैसे कि एग्जांपल रेन, स्नो, स्लीट और हेल। और लास्ट में है सरफेस रन ऑफ, इसका एग्जांपल है जैसे कि रेन, स्नो, जो कि भूमि पर पानी का बहना। ये कुछ टर्म्स है, कुछ टॉपिक्स है वाटर साइकिल्स के, कुछ छोटे छोटे शब्द है, परिभाषा हैं जो एग्ज़ाम पर्पस में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब हम देखते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो होता है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले जो
पानी है, क्लाउड के जरिए, इस रेन के जरिए पानी पृथ्वी पर वापस आता है और पृथ्वी पे झीलों नदियों के जरिए होते हुए समुद्रों में पानी वापस चला जाता है। समुद्रों से होता हुआ पानी इवेपोरेशन होकर वापस बादलों में प्रक्रिया बादलों में चेंज हो जाती है और पृथ्वी पे जो पानी वापस आता है बारिश के जरिए ट्रांसपिरेशन के माध्यम से वापस कंडेंसेशन होते हुए वापस बादल बना लेते हैं। तो यानी ये जो साइकिल है, इसमें वाटर का पहले पानी का बादलों से वापस नीचे आना ज़मीन पर, पृथ्वी पर, और पृथ्वी से वापस इवेपोरेशन या कंडेंसेशन या ट्रांसपिरेशन के माध्यम से वापस बादल बनने की प्रक्रिया हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में जानी जाती है। ये पूरा एक चक्र इस प्रकार से ही चलता रहता है। बारिश के जरिए कुछ ग्राउंड वाटर में भी पानी नीचे चला जाता है। तो इस पूरे सिस्टम में जो कंट्रोल होता है वो सन के द्वारा कंट्रोल होता है। अगला है इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन वाटर साइकिल, कि मानव की जो एक्टिविटीज़ है, क्रियाकलाप है, वो वाटर साइकिल पर क्या प्रभाव करती है। तो सबसे पहले है विड्रॉल लार्ज अमाउंट ऑफ द फ्रेश वाटर। ह्यूमन क्या करते हैं, जो पानी है वो लार्ज अमाउंट में गेन करता है या प्राप्त करता है। क्लियरिंग वेजिटेशन और इरोडिंग सॉइल, पानी का इस्तेमाल वेजिटेशन यानी साग सब्जियों को धोने में या फिर उनको बनाने में पानी का इस्तेमाल किया जाता है। पोल्यूटिंग सरफेस एंड अंडरग्राउंड वाटर, जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से जो पानी है वो पानी की सरफेस ऊपर से पॉल्यूटिंग हो जाती है और अंडरग्राउंड वाटर भी धीरे धीरे पॉल्यूटेड हो जाता है। कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज में भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ का अहम रोल होता है। अब है कार्बन साइकिल। वेयर डज कार्बन कम्स फ्रॉम, कि जो कार्बन है तत्व है वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो इस टेबल में है नेचुरल सोर्स ऑफ कार्बन। तो जो नेचुरल सोर्स है, सबसे पहला है डेथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जो कार्बन हमें मृत जीवों के जीवाश्म से भी प्राप्त होता है। एनिमल के वेस्ट से, एटमॉस्फेरिक CO2 से, वेदरिंग चट्टानों के वेदरिंग होने से, मीथेन गैस फ्रॉम काउज डंक, और एरोबिक रेस्पिरेशन फ्रॉम टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक लाइफ, जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, श्वासीय ऑक्सीश्वसन होता है इस टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक जंतुओं से, उन सब से हमें कार्बन प्राप्त होता है। अब देन सोर्स ऑफ कार्बन फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी, कैसी कौन सी एक्टिविटी है जो कार्बन का भी और अदर सोर्स बन सकती है। तो पहले है बर्निंग वुड और फॉरेस्ट, जंगलों के जलाने से भी कार्बन निकलता है। कार, ट्रक्स, प्लेन, कारों के चलाने से, डीजल वगैरह जो भी पेट्रोल डीजल जलता है उनसे भी कार्बन उन ऑब्जेक्ट से बाहर निकलता है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल, जो भी जीवाश्म उनके जलाने से भी कार्बन बाहर निकलता है। कोल, ऑयल, नेचुरल गैस टू प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी, इन सभी पदार्थों के यानी किसी भी वस्तु को जलाने से कार्बन CO2 बाहर निकलती है और हीट और एनर्जी भी बनती है। कार्बन इन ओशियन, समुद्रों में भी कार्बन पाया जाता है। एडिशनल कार्बन इज स्टोर्ड इन ओशियन, मैनी एनिमल्स पुल कार्बन फ्रॉम वाटर टू यूज़ इन शेल्स, कुछ मैराइन यानी समुद्री जीव होते हैं जो कार्बन को यूज़ करते हैं, जैसे कि एग्जांपल शेल्स बनाने में, कवच बनाने में। एनिमल डाइज एंड कार्बन सब्सटेंस आर डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द ओशन, समुद्री जीव जब ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनकी बॉडी में जो उपस्थित कार्बन है वो समुद्रों के पैंदे में जमा होने लगता है। ओशन कंटेन अर्थ लार्जेस्ट स्टोर ऑफ कार्बन, जो ओशन होता है, समुद्र होता है, वो पृथ्वी का कार्बन को स्टोर करने में सबसे ज़्यादा मात्रा वो कार्बन की रखता है। अब हम कार्बन साइकिल अगर पढ़ें तो सबसे पहले कार्बन हमें पता है कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, जैसे कोल, नेचुरल गैस, ऑयल, इन सब को जब हम जलाते कंबशन करते हैं तो CO2 गैस बाहर निकलती है। ऐसे ही रेस्पिरेशन के माध्यम से भी CO2 बाहर निकलती है। रेस्पिरेशन किस किस से होता है,
जैसे कि मनुष्यों, सभी प्रकार के जीव जंतु रेस्पिरेशन में CO2 बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन गैस श्वसन में लेते हैं। और वही ऑक्सीजन गैस फोटोसिंथेसिस के हेल्प से पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं, और CO2 जो हम रेस्पिरेशन में बाहर निकालते हैं वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट उन CO2 को ग्रहण कर लेती है और वापस कार्बन उन प्लांट्स में फिक्स हो जाता है। तो ऐसे ही अगर डिज़ोल्व फॉर्म में भी पानी के अंदर में भी कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो जो कार्बन साइकिल देखे जाए तो एक तरह से रेस्पिरेशन और कंबशन में CO2 वातावरण में निकलता है और वातावरण से CO2 प्लांट ग्रहण करते हैं और प्लांट बदले में ऑक्सीजन देते हैं। देन अगेन वापस रेस्पिरेशन के माध्यम से CO2 बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो आज हमने ऑक्सीजन और कार्बन के साइकिल के बारे में जानने की कोशिश करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम नाइट्रोजन साइकिल को डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल आपके कंपटीशन एग्ज़ाम और कॉलेज एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। थैंक यू।